ठीक है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या चीज है कि हमारे पास ड्रग जो है सबसे पहले अब्जॉर्ब होती है बॉडी में। अब्जॉर्ब होने के बाद उसका डिफरेंट जो बॉडी के कंपार्टमेंट्स हैं उनमें उसका स्प्रेडिंग को, उसकी रीचिंग को हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी ड्रग जो है अब्जॉर्ब होने के बाद अगर डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में चली जाती है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है हमारे पास, इंट्रा सेलुलर स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है और प्लाज्मा है। अगर इन जो कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फ्लूइड कंपार्टमेंट जो बॉडी के हैं, उनमें ड्रग जाती है तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। हर ड्रग का रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ड्रग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ड्रग है लिपोफिलिक है, उसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हाइड्रोफिलिक ड्रग। ठीक है, जो चार्ज ड्रग है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी एज कंपेयर टू द लाइपोफिलिक ड्रग। जो अनचार्ज ड्रग है उसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में ज्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज इट कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होंगी उसको इजीली क्रॉस कर सकती है लिपोफिलिक ड्रग, जबकि हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है दैट विल टेक डिफिकल्टी टू क्रॉस द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स। सेकेंडली, वो एरियाज जहां के ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होगी उन एरियाज में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, दे हैव मोर blood circulation as compared to the other areas of the body. That's why what will happen, the drug will be present in distribution ज्यादा होगी, वहां कंसंट्रेशन हमारे पास ड्रग की ज्यादा होगी। वो एरियाज जहां ब्लड की कंसंट्रेशन कम है, जब ब्लड की सर्कुलेशन कम है, वहां हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं और फैट सेल्स हैं, या हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन कंपैरेटिवली कम होगी। जब ब्लड की सर्कुलेशन कम होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन भी वहां कम पहुंचेगी। इज इट क्लियर? यस सर। जी बच्चे, किसी को कंफ्यूजन हो इस बात में, कुछ चीज समझ ना आई हो? नो सर। इसको यहां डिफाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स which describes the reversible transfer of drug from one location to another within the body. It's mean कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रिवर्सिबल ट्रांसफर है। इट्स मीन कि एक दफा ड्रग एक लोकेशन में चली गई है तो वो वहां से वापस भी आ सकती है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल ट्रांसफर ड्रग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ड्रग मूव करती है, that will be called distribution. डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास is the passage of drug molecules to liquid compartments and tissues in the body. The body fluid compartments and volumes in which a drug are distributed, वो किस तरह के हैं?
ये हमारे पास टोटल बॉडी वाटर वॉल्यूम है, दैट इज अबाउट 40 लीटर। इट्स मीन 60% ऑफ बॉडी वेट। अब इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इंटरसेलुलर फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और प्लाज्मा वॉल्यूम में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हमारे पास 25 लीटर है, दैट इज अबाउट 40% ऑफ बॉडी वेट। एंड interstitial fluid is volume equal to 12 liter and it is 80% of extracellular fluid. Plasma volume is 3 liter, that is 20% of the extracellular fluid. ये बेसिकली फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर कि हाउ मच फ्लूइड इज प्रेजेंट एंड विच आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी इन विच फ्लूइड इज प्रेजेंट एंड इन हाउ मच कंसंट्रेशन दैट इज प्रेजेंट। ठीक है सर। ये बच्चे हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले ड्रग की एब्जॉर्प्शन है कि हमारे पास ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो रही है। कैसे एब्जॉर्ब हो रही है? जिस एरिया से एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस एरिया से ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंच रही है तो हम उसे क्या कह रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद जो ड्रग हमारे पास आती है वो फ्री फॉर्म में भी होती है और बाउंड फॉर्म में भी होती है। ठीक है, जो फ्री फॉर्म में ड्रग होगी वो हमारे पास अफेक्टिव होगी। जो ड्रग बाउंड होगी किसी भी मॉलिक्यूल के साथ दैट विल बी इनअफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद ये जो फ्री ड्रग होगी यही जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, इसी तरह जो फ्री ड्रग है वो टिश्यू रेजर्वायर में भी चली जाएगी, वहां वो बाउंड फॉर्म में भी होगी और फ्री फॉर्म में भी। अब ये टिश्यू रेजर्वायर क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फैट सेल्स है, वहां हमारे पास ड्रग जो है वो एज ए रेजर्वायर वहां सेफ हो सकती है। या ड्रग जो है जब बाउंड फॉर्म में होगी इट्स मीन वो हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं एल्ब्यूमिन और ग्लाइकोप्रोटीन उनके साथ ड्रग जो है जाके बाइंड करे। वो भी एक फॉर द टाइम बीइंग एक रेजर्वायर होगा। जैसे ही ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में कम होगी, ब्लड में कम होगी, तो जो बाउंड फॉर्म में ड्रग होगी वो क्या हो जाएगी? वहां से डीअटैच हो जाएगी प्रोटीन से। ठीक है, जो ब्लड की प्रोटीन्स हैं वहां से ड्रग डीअटैच हो जाएगी और वो फ्री फॉर्म में आ जाएगी, तो फिर वो जाके अपना इफेक्ट शो कर सके। समटाइम ये जो फ्री ड्रग है या बाउंड फॉर्म में ड्रग है इनका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। उससे क्या होता है? मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसी तरह ड्रग जो है बॉडी से एक्सक्रीट भी हो सकती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम थी जो शो कर रही है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन को, एलिमिनेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को और मेटाबॉलिज्म को। इसमें कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? नो सर। डिस्ट्रीब्यूशन के 4 पैटर्न्स हैं। distribution only in plasma, distribution to all body fluids homogeneously, concentration in specific tissues, and non-homogeneous distribution pattern. जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिर्फ प्लाज्मा में होगी तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन प्लाज्मा, यानी अगर ड्रग जो है सिर्फ प्लाज्मा में ही ज्यादा स्टे कर रही है, अदर बॉडी कंपार्टमेंट्स में नहीं जा रही, तो वी विल से दैट इट इज confined on the plasma. Second option क्या हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑल बॉडी फ्लूइड होमोजेनियसली। तमाम बॉडी फ्लूइड्स में इक्वली अगर ड्रग की कंसंट्रेशन हम चाहते हैं तो वो हम कौन सी ड्रग देंगे? जो स्मॉल मॉलिक्यूल हो और नॉन आयनाइज्ड हो।
ड्रग के मॉलिक्यूल्स का साइज भी छोटा और उनके ऊपर आयन भी नहीं बने हुए, उनमें चार्ज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल और कुछ सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं जो कि इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द बॉडी इक्वली हो जाती है। इसी तरह कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि किसी खास एरिया में, खास टिश्यू में क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, वहीं जाके रिजाइड करती हैं, अदर एरिया में नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन जो है डेट विल बी इन द थायराइड, जब भी आयोडीन देंगे वो थायराइड ग्लैंड में जाके स्टे करेगा। क्लोरोक्वीन जो है वो लिवर में, टेट्रासाइक्लिन बोन्स और टीथ में, और हाई लिपोफिलिक ड्रग्स जो हैं वो फैट टिश्यू में जाके स्टे करते हैं। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो स्पेसिफिकली इन एरियाज में ज्यादा होती है जहां के वो स्टे कर सकती हैं। आयोडीन थायराइड में जाएगी, क्लोरोक्वीन लिवर में, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, बोन्स और टीथ में जाएगी, और जो हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो फैट टिश्यू में जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई नॉन होमोजीनियस या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। इसमें क्या होगा, ज्यादातर ड्रग्स हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, वो पास करती हैं, डिफरेंट एरियाज को क्रॉस करती हैं, और उनकी जो है वो अफिनिटीज डिफरेंट एरिया के साथ डिफरेंट होती है। इसे हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ठीक है, कुछ एरियाज को वो क्रॉस कर देती हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर देती हैं। Most of drugs are distributed in this spectrum according to their ability to pass through the cell membrane or affinity to the different tissues. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगा, यानी इक्वली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि इट रिजेंबल्स विद दैट ऑफ द कंसंट्रेशन इन स्पेसिफिक टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। डिफ्यूजन रेट है, affinity of the drug to the tissue components, blood flow है, binding to plasma proteins है। डिफ्यूजन रेट क्या होगा, वो ड्रग्स जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है उनकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। अगर सेल टू सेल मूवमेंट ज्यादा है, इट्स मीन हमारे पास उन ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। सेकेंड हमारे पास आ गया अफिनिटी ऑफ द ड्रग टू टिश्यू कंपोनेंट्स। अगर ड्रग की अफिनिटी हो, बाइंडिंग हो किसी स्पेसिफिक टिश्यू के साथ, तो हमारे पास उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, वो स्पेसिफिक एरिया में ही जाके वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया ब्लड फ्लो या परफ्यूजन रेट। ब्लड फ्लो मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारे पास उन एरिया में जहां के ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होगी वहां हमारे पास ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी, और वो एरियाज जहां ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ब्लड का फ्लो कम है, ब्लड की सर्कुलेशन कम है, वहां हमारे पास ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। लास्ट पॉइंट आ गया बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो जाके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं, जैसा कि हमारे पास एल्ब्यूमिन है, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन है, that are proteins of the plasma। ऐसी ड्रग्स जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी उनके साथ क्या होगा, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो ड्रग बाइंड कर देती है प्रोटीन के साथ, उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया। उससे डिफिकल्टी होगी क्योंकि वो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा। जब ड्रग किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करती है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोसेस है दैट विल बिकम डिफिकल्ट। जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? नो सर। नेक्स्ट बच्चे आ गए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये मैंने ऑलरेडी बात की है कि हमारे पास
बहुत सारी ड्रग जो हैं वो बाइंड करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, लाइपोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लोबुलिन्स। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनके साथ ड्रग जाके, कुछ ड्रग की बाइंडिंग ज्यादा होती है और कुछ की बाइंडिंग कम होती है। अगर ड्रग फ्री फॉर्म में होगी डेट विल बी फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, और अगर बाउंड फॉर्म में ड्रग होगी डेट विल बी फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। रिसेप्टर के साथ वही ड्रग बाइंड करेगी जो फ्री फॉर्म में होगी। अगर प्रोटीन बाउंड फॉर्म ड्रग है डेट कुड नॉट बाइंड विद द रिसेप्टर, और रिसेप्टर साथ बाइंड नहीं करेगी तो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमारे पास वो ड्रग है जो कि फ्री फॉर्म में है, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकती है, लेकिन जो प्रोटीन बाउंड फॉर्म है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकती। ये रिसेप्टर है और ये ड्रग है और ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल। हमारे पास बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन की बात मैंने की थी कि हमारे पास एल्ब्यूमिन ड्रग है, एल्ब्यूमिन है प्रोटीन। एल्ब्यूमिन के साथ हमारे पास एल्ब्यूमिन है और अल्फा ग्लाइको प्रोटीन जो है वो बेसिकली हमारे पास ड्रग्स हैं जिनके साथ प्लाज्मा प्रोटीन है जिनके साथ ड्रग जाके बाइंड करते हैं। अगर एसिडिक ड्रग होगी उसके साथ क्या होगा, वो बाउंड करेगी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ। फॉर एग्जांपल सैलिसलेट ड्रग है, विटामिन सी है, सल्फोनामाइड है, बारबिचुरेट्स है, पेंसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, वारफरिन है और प्रोबेनिसिड है। ये मोस्टली एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। और जब हम बेसिक ड्रग की बात करते हैं उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोफेनिकॉल है, डिजिटॉक्सिन है, कॉमरिन है। ये बाउंड करती हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, ग्लोबुलिन के साथ, अल्फा एंड बीटा लाइपोप्रोटीन के साथ। ठीक है सर, ये सारे नेम्स याद करने हैं जो एसिडिक ड्रग्स है और बेसिक ड्रग्स है? कुछ याद कर लें, सारे याद ना करें, कुछ याद कर लें, तो 3-4 तो याद होंगे। सर जो हम याद करेंगे वो अगर आपने पेपर में ना दिए तो। और आप तो रैंडम देंगे ना? बेसिकली मैं इस तरह का पेपर नहीं बनाता, मेरी कोशिश होती है कि पेपर कंसेप्चुअल हो, कोशिश यही होती है। ठीक है, तो अगर उसमें आपको इस तरह की एग्जांपल नहीं आ सकती कि आप इसकी एग्जांपल बताएं सबके, एक या 3 एग्जांपल या याद कर लें, 3-4 जो जितनी आप कर सकते हैं, तो 3 से कम ना कीजिएगा, तो उसमें यह है कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको लिवर साइरोसिस है, हेपेटाइटिस सी है, या लिवर जो है वो डैमेज हो चुका है किसी भी तरीके से, उसमें क्या होगा, हमारे पास एल्ब्यूमिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे कि हम उसको एल्ब्यूमिन इंजेक्ट करेंगे। अब पता, जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं उनके अंदर एबिलिटी कम हो जाती है एल्ब्यूमिन की फॉर्मेशन की, तो उनको हम एल्ब्यूमिन कंटिन्यूसली जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, विद इन ए वीक 1 और 2 जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि उसकी जो अगर हम ड्रग देते हैं तो वो एल्ब्यूमिन जाके एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड कर सके। ठीक है, तो उसमें अगर हम एल्ब्यूमिन नहीं देंगे तो हमारे पास ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं रहेगी और हम एल्ब्यूमिन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। प्रोटीन बाइंडिंग जो है उसमें क्या होगा, हमारे पास ड्रग कैन बाइंड विद प्रोटीन्स, और ये जो है एक टेम्परेरी स्टोर होगा ड्रग का। अब जब टेम्परेरी स्टोर होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा इसका,
जी हम बात कर रहे हैं कि ड्रग बाइंड करती हैं प्रोटीन के साथ और एक्ट करती हैं एज ए टेम्परेरी स्टोर ऑफ ड्रग, कि टेम्परेरीली हमारे पास ड्रग जो है वो स्टोर हो जाती हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा, ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग हो सकता है। जितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी उतनी ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगी तो हमारे पास जो ड्रग्स बाइंड होगी विद द प्लाज्मा प्रोटीन वो वहां से डीअटैच होके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगी। कॉज प्रोलॉन्ग लो लेवल ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, प्रोलॉन्ग लो लेवल ऑफ ड्रग जो है वो प्रेजेंट हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन में। स्लोली रिलीज फ्रॉम द बाउंड रेजर्वायर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ड्रग जो है वो रिलीज होंगी, फौरी तौर पे वो रिलीज नहीं होंगी। जैसे ही ब्लड की सर्कुलेशन में अमाउंट ड्रग की कम होती है तो वो ऑटोमेटिकली प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है वहां से डीअटैच होके ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है। ऐसी ड्रग जो कि हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिले हो जाता है। अगर वो बाउंड होगी तो ज्यादा देर तक वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और उसका मेटाबॉलिज्म भी उसी तरह स्लो होता जाएगा। ऐसी ड्रग्स जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा डेफिनेटली उनकी बॉडी से एक्सक्रीशन भी स्लो होगी। डिक्रीजेस इट्स एंट्री इनटू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, इनकी एंट्री नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वाली जो ड्रग है उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब उनका साइज बढ़ जाता है तो वो हमारे पास वो क्रॉस नहीं कर पाती ब्लड ब्रेन बैरियर को, जिसकी वजह से वो सीएनएस में एंटर नहीं हो पाती। जी बच्चे, यहां तक कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो? नो सर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। उसमें सैचुरेबल है, नॉन सिलेक्टिव है और रिवर्सिबल है। सैचुरेबल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक जो प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग का मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर सकता है नंबर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, ये उसकी सैचुरेशन होगी। उसके बाद आ जाएगा नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव बिहेवियर में क्या होगा, मोर देन वन काइंड ऑफ ड्रग which has different chemical structures or pharmacological effects can be bound to the space on plasma protein। एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो है ड्रग बाइंड कर सकती हैं, इनका डिफरेंट केमिकल एक्शन है, डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है बॉडी में, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन है बॉडी में, तो वो क्या कर सकती हैं, एक ही तरह की प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, एसिडिक और बेसिक का डिफरेंस आएगा सर, उसमें सिलेक्शन होगी। अदरवाइज अगर एक ड्रग जो है हमारे पास वो पेन के लिए है, वो भी एक ही प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड है, और एक ड्रग हमारे पास फॉर एग्जांपल वो क्या उसे कहते हैं, हम कह सकते हैं कि वो किसी इन्फेक्शन को रिमूव कर रही है तो उसके एंटीबायोटिक है, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ही प्लाज्मा प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड कर सकती है, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, नॉन सिलेक्टिव बिहेवियर बन जाता है। उसके बाद आ गया रिवर्सिबल। हमारे पास जो बाइंडिंग होगी बिटवीन द ड्रग मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल वो किस तरह की होगी, हमारे पास वीक बाइंडिंग होगी, ताकि वो इजीली वहां से डीअटैच हो सकें फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। जब उनकी जरूरत होगी प्लाज्मा में तो हमारे पास क्या हो जाए, वहां से वो डीअटैच हो सके। और कौन कौन से हमारे पास होंगे बाइंडिंग, कौन से हाइड्रोजन बाइंडिंग है और आयनिक बाइंडिंग है, इसमें कोवलेंट बाइंडिंग नहीं होगी। कोवलेंट बाइंडिंग इज द इरिवर्सिबल बाइंडिंग, ठीक है। उसमें अगर एक दफा ड्रग बाइंड कर जाती है रिसेप्टर के उसके साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, उसमें हमारे पास क्या होगा, वहां से डीअटैच नहीं हो पाएगी। जबकि हाइड्रोजन बाइंडिंग और आयनिक बाइंडिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं
वो इजीली वहां से डीअटैच हो सकता है। क्लियर है जी? सर ये दोबारा बताइएगा, नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो ड्रग मौजूद है, कोई भी ड्रग आके बाइंड कर सकती है। अगर उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एक ड्रग से मुख्तलिफ भी है, तब भी वो आके एक तरह की प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन। आके बाइंड कर सकती है। और सैचुरेबल। सैचुरेबल तो आपको बता दिया कि एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ नंबर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, उनका नंबर जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है सर, तो सर जितने भी ड्रग के मॉलिक्यूल होंगे वो बस एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, एक जो मॉलिक्यूल है उसके साथ ही आके अटैच होंगे। उसकी एबिलिटी होगी ना कि वो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, 10 के साथ, 20 के साथ, फिर बाकी में और भी प्लाज्मा प्रोटीन मौजूद है, और भी मॉलिक्यूल ठीक है मौजूद। सर, ठीक है, ओके। ओके जी, यस सर। थक तो नहीं गए आप लोग? नहीं सर। अच्छा, अभी क्लास हुई है आज सुबह? यस सर, 8 बजे थी। बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ है। नहीं सर, जुल्म नहीं है, टाइम पे हो जाते हैं फ्री। अच्छा, बड़े आवाज जो है ना वैसे जैसे ना बड़ा जुल्म हुआ हमारे ऊपर। नो सुबह सर। सुबह 8 बजे क्लास ले ली। अच्छा, आप लोग सारे डीपीटी वाले हैं, डीएनएस वाले हैं? सर डीएनएस। अच्छा, सर सारे टीपीटी के भी हैं। सर मिक्स ही हम है। टीपीटी के हैं। क्लास चलो ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाएंगे, कुछ बताया? नो सर, कुछ भी नहीं बताया अभी। अच्छा अच्छा। सर कहा है कुछ टीचर्स ने कि होंगी जब प्रैक्टिकल क्लासेस तो बुलाएंगे, लेकिन अब पता नहीं कब। सर कोरोना ही नहीं खत्म हो रहा, बुलाना क्या है? कोरोना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। अब हर दूसरा बंदा जो है वो फ्लू का पेशेंट बना हुआ है, फ्लू का, कफ का, फीवर का। यस सर। अब डिफरेंस नहीं हो सकता, बाकी तो सर कुछ टीचर्स ले रहे हैं क्लासेस ऑनलाइन, जैसे आज हमारी क्लास है ऑन कैंपस, प्रैक्टिकल के लिए सर ने बुलाया है। ये तो अच्छी बात है। वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। ये जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, यस इसमें सर। प्रैक्टिकल की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल के बगैर जो है ना वो लर्निंग नहीं इतनी होती। इंशाल्लाह हम भी प्रैक्टिकल करेंगे, इसका इफेक्ट चेक करेंगे रैबिट के आई के ऊपर। तो आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह इसके लिए लाजमी कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हो आपकी। रैबिट के ऊपर हम करेंगे, उसकी आई के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट चेक करेंगे डिफरेंट ड्रग्स के, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है कि वो हवा में बातें हैं। डेफिनेटली इसका कुछ सॉलिड बात इसकी है, कुछ सॉलिड प्रूफ है कि ड्रग्स वाकई ही अपना इफेक्ट शो करती है। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग की। सबसे पहली बात क्या है कि जो फ्री फॉर्म में ड्रग होगी वही जाके क्या करेगी, बाइंड करेगी और वही अपना इफेक्ट शो करेगी। जबकि जो बाउंड फॉर्म में ड्रग है that will act as a drug storage. Only the free unbound fraction of drug circulating in plasma can pass across the capillary membrane. जो फ्री ड्रग होगी वही क्रॉस कर सकती है कैपिलरी की मेम्ब्रेन को, ठीक है। अगर वो ड्रग बाउंड होगी तो इट विल बी डिफिकल्ट टू क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब देखिए हमारे पास अगर ड्रग 1 मिलीग्राम है और वो इजीली क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन को या कैपिलरी मेम्ब्रेन को, इट्स मीन कि 1 मिलीग्राम ड्रग अगर फ्री फॉर्म में मौजूद है that can easily move from one compartment to the other compartment, from one area to the other area. लेकिन अगर ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंड है, फॉर एग्जांपल 9 मिलीग्राम बाउंड है, that could not cross the membrane. वो बैरियर को, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती अगर ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाउंड है। इट्स मीन अगर हम 10 मिलीग्राम ड्रग एक पेशेंट को दें, 10 मिलीग्राम उसको ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, उसमें सिर्फ 1 मिलीग्राम जो है
वो जाके क्रॉस कर सकती है। अदर जो 9 मिलीग्राम है दैट विल बिकम बाउंड विद द प्रोटीन। ठीक है, 9 मिलीग्राम क्या हो जाएगी, बाउंड कर जाएगी विद दैट ऑफ द प्रोटीन, और 1 मिलीग्राम ड्रग जो है दैट कुड क्रॉस द एरिया। ठीक है सर, जो 1 मिलीग्राम होगी वो जाके अपना इफेक्ट जो सा है वो प्रोड्यूस कर देगी बॉडी में। उसके बाद जी बोलें। जब ये 9 जो मिलीग्राम है ये स्टोर्ड हो जाएगी और जब बॉडी को जरूरत होगी तब ये वर्क करेगी ना? जब बॉडी को जरूरत होगी, जब हमारे पास ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, ब्लड कम सर्कुलेशन होगी तब ये फिर यहाँ से डिटैच होगी। ठीक है सर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ गया फिक्स लॉ। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शायद आपको याद है, याद है कि नहीं? सर दोबारा से बता दें। अगर तो पहले क्लियर है तो फिर को रिपीट नहीं करते, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर रिवाइज कर लेते हैं। जी, कंफ्यूजन है इसमें? नो सर, पढ़ा दें मुझे। बेसिकली इसमें क्या है हमारे पास कि चेंज इन द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल ओवर टाइम, कि नंबर ऑफ जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेट क्या है इनसाइड द सेल ओवर टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चेंज आ रही है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन है और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एंड इट इज equivalent to permeability coefficient multiplied by absorption into concentration gradient. Concentration outside the cell minus concentration inside the cell divided by the thickness of the cell membrane. ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया फिक्स लॉ का, जिसके थ्रू हम डिफ्यूजन का रेट चेक कर सकते हैं कि कितनी डिफ्यूजन हो रही है। For example, drugs are readily absorbed in intestine than stomach because of area. जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, वहां एरिया ज्यादा है, वहां रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। स्टमक का एरिया कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, there will be less absorption in the stomach. In lungs more readily than skin, lungs में हमारे पास absorption ज्यादा होगी as compared to the skin. ठीक है, rate of diffusion is proportional to the concentration of drug at the administered area. rate of diffusion जो है, diffusion किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कंसंट्रेशन ड्रग की क्या है, जिस एरिया पे एडमिनिस्टर किया गया है वहां कितनी ड्रग एडमिनिस्टर की गई है, उस पर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड कर रहा है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी हो गया था, ऐसे ही है। यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोजिंग की। डोजिंग इंटरवल क्या चीज है? डोजिंग इंटरवल ये चीज है कि हमारे पास एक ड्रग को हम कितनी दफा एक दिन में दे सकते हैं, उसे हम कहेंगे डोजिंग इंटरवल। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं ये हम 2 टाइम्स देंगे, बीडी देंगे, 2 टाइम्स मीन बीडी, एंड टीडीएस मीन 3 टाइम्स अ डे। वो डिपेंड करता है ड्रग की डोज के ऊपर और उसकी एफिकेसी के ऊपर कि वो कितना इफेक्ट शो कर सकती है। नेक्स्ट बच्चे आ गए लोडिंग डोज। लोडिंग डोज बेसिकली क्या होती है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम डोज दैट कुड बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम, उसे हम लोडिंग डोज कहते हैं। यानी जब हम किसी पेशेंट को फर्स्ट डोज, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट डोज हमें ज्यादा देनी पड़ती है नॉर्मल डोज से, उसे हम कहते हैं लोडिंग डोज, या फर्स्ट डोज है या लोडिंग डोज, विच पुट्स द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन द थेराप्यूटिक रेंज। थेराप्यूटिक रेंज में प्लाज्मा कंसंट्रेशन डेवलप हो जाती है, उतनी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन हो जाती है कि वो क्या करे, अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर सके। लोडिंग डोज हमेशा नॉर्मल डोज से
ज्यादा होती है। उसके बाद आ गया मेंटेनेंस डोज। जब हमारे पास फर्स्ट डोज हमने दे दिया है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ज्यादा डोज देते हैं पेशेंट को, सॉरी नॉर्मल डोज जो है वो हमारे पास स्मॉलर डोज होती हैं, ताकि हमारे पास जो ब्लड की कंसंट्रेशन है ड्रग के साथ वो मेंटेन रह सके। ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस डोज जो है वो देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई डोज दे रहे हैं 500 मिलीग्राम दे रहे हैं, दैट इज लोडिंग डोज, और अगर हम 100 मिलीग्राम देते हैं इट्स मीन दैट इज द मेंटेनेंस डोज। क्लियर है? सर नीचे वाला दोबारा बताइएगा। मेंटेनेंस डोज क्या होगी हमारे पास कि हम स्मॉल अमाउंट में ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं ताकि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन रह सके। ठीक है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी रहे कि वो ड्रग अपना इफेक्ट शो करती रहे, उसे हम कहेंगे मेंटेनेंस डोज, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। जी ओके है? जी बच्चे यस सर। कंफ्यूजन है तो बोलें। जी बच्चे क्लियर है, आगे चले। यस सर क्लियर है। थोड़ा ऊंचा बोलें, क्या हो गया भाई आप लोगों को? सर क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या पता नहीं क्या हो गया, बच्चों की आवाज नहीं आनी, बंद हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आ जाती स्टोरेज, कंसंट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन टिश्यूज, यानी ड्रग किसी स्पेसिफिक एरिया में कंसंट्रेट कर दे या सिक्वेस्टर कर दे तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेसिफिक एरिया में आ जाती है। Stored drug molecules in tissues serve as a drug reservoir. The duration of drug effect may get longer. अगर ड्रग जो है वो किसी स्पेसिफिक एरिया में मौजूद है तो उसका इफेक्ट भी लॉन्गर हो जाएगा उस एरिया में। May cause a late start in therapeutic effect or a disease in the amount of drug effect. क्या कर सकती है? स्टोरेज की वजह से क्या हो सकता है, अगर स्पेसिफिक टिश्यू में होती है उसमें ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो देर से शुरू हो सकता है, या ड्रग की अमाउंट जो है वो ब्लड में कम हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाती। इट्स मीन कि अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में, फॉर एग्जांपल लिवर में है, किडनी में है, ड्रग किसी स्पेसिफिक एरिया में है तो वहां ड्रग का इफेक्ट ज्यादा होता रहेगा एज कंपेयर टू द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। उसके बाद आ गया हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ड्रग्स जो ऐसी होती हैं जो कि हाईली लाइपोफिलिक, ये मैंने ड्रग बात आपको ये बच्चे क्या हो गया, माइक अपने बंद करें। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, कुछ ड्रग्स जो कि हाईली लाइपोफिलिक होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं उन एरियाज में जहां ब्लड की सर्कुलेशन ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिन ड्रग की सर्कुलेशन ज्यादा होगी डेफिनेटली वो ड्रग्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल होंगे। उसकी एग्जांपल हमने दी है जनरल एनेस्थेटिक्स की। आपको पता जब भी हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो उससे पहले एनेस्थीसिया देते हैं, और जो एनेस्थीसिया देते हैं हम उसकी अमाउंट जो है वो रैपिडली सर्कुलेट कर जाती है पूरी बॉडी में। क्यों करती है सर्कुलेट? क्योंकि वो ड्रग जो है वो हाईली लाइपोफिलिक ड्रग होती है और इजीली वो क्रॉस कर जाती है तमाम एरियाज ऑफ द बॉडी में, स्पेसिफिकली ब्रेन में। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिकली लेस परफ्यूज ऑर्गन, जैसे कि मसल्स। मसल में हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन कंपैरेटिवली कम होती है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एनेस्थीसिया जो है वो हर पेशेंट को दिया जा सकता है, कुछ को जो है वो नहीं होता, वो सूट नहीं करता।
एनेस्थीसिया जब देते हैं उसमें दो तरीकाकार है, एक आईवी रूट से देते हैं जी। और उसके अलावा एक स्पाइनल रूट से भी देते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनका ऑपरेट किया जा सकता है उन्हें इस कंडीशन में रख के कि उनका जो कोई एरिया जो ऑपरेट करना हो उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी जो है उसे कहते हैं कि उसकी जो सेंसेस है पेन की उसको खत्म कर दिया जाता है। ड्रग को इंजेक्ट कर देता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से कोई एरिया जो है जहां हमने ऑपरेट करना हो वहां क्या होता है उसको हम क्या करते हैं, उस एरिया को क्या कर देते हैं, सेंसलेस कर देते हैं या पेन फ्री कर देते हैं। तो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस भी होता है और उसका ऑपरेट भी हो रहा होता है। और सम टाइम जो है हमारे पास ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे एरिया में, उसे हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। ओके सर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मसल्स में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मसल्स के बाद क्या होता है, हमारे पास फैट सेल आ जाते हैं। फैट सेल में हमारे पास ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम होती है। ठीक है, और उसमें हमारे पास ड्रग जो है वो अगर लैपोफिलिक ड्रग है दैट कैन स्टे फॉर मोर टाइम पीरियड इन दैट एरिया, फैट सेल में वो ज्यादा देर के लिए स्टे कर सकती है। अब हमारे पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका रिजल्ट क्या होगा कि ड्रग्स जो है अब अपने टारगेट टिश्यू की तरफ रनिंग अवे ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम देयर टारगेट टिश्यूज एंड लॉस्ट देयर इफेक्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, हमारे पास ड्रग्स जो है क्या करेंगे, अपने टारगेट साइट्स जो है टिश्यूज तक उनकी तरफ मूव करेंगी और अपना इफेक्ट जो है वो शो कर सकेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड डोज मिलीग्राम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा मिलीग्राम पर ml। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी में आ रही है। फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम ड्रग जो है वो आ रही है उसमें के अंदर, कैसे कहते हैं, बॉडी के अंदर, डिवाइड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा में 10 मिलीग्राम आई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 500 मिलीग्राम डिवाइड बाय द 100 मिलीग्राम, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग का आ जाएगा। क्लियर है ये? सर लेकिन प्लाज्मा में तो कम हो जाएगी ना ड्रग। यही बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ड्रग की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर 500 मिलीग्राम हमने एक पेशेंट को दी है ड्रग, तो 500 मिलीग्राम बॉडी के अंदर गई है, लेकिन जो प्लाज्मा में आ रही है वो हमारे पास 10 मिलीग्राम आ रही है। तो क्या करेंगे हम 500 मिलीग्राम टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो बॉडी में एडमिनिस्टर की गई डिवाइड बाय द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी अवेलेबल हुई, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 50 मिलीग्राम आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में ड्रग की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है और लोडिंग डोज जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं कि पेशेंट को कितनी लोडिंग डोज जो है वो देनी चाहिए एट ए टाइम। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय डिजायर्ड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डिवाइड बाय द बायोअवेलेबिलिटी। इस फार्मूले से हम
किसी भी ड्रग की लोडिंग डोज जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को लोडिंग डोज कितनी देनी चाहिए। लोडिंग डोज मैंने बताया था, पता है क्या होती है लोडिंग डोज? जी बच्चे, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर लोडिंग डोज आपने बताया था कि जो नॉर्मल डोज से ज्यादा देनी पड़ती है डोज पहली दफा पेशेंट को, जी जी, थेराप्यूटिक इफेक्ट को थेराप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए। जी बिल्कुल। तो अब इसको हम डिटरमिन करना अगर चाहें कि लोडिंग डोज कितनी देंगे पेशेंट को, उसके लिए फार्मूला है जिसमें सबसे पहले हम वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमिन करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ डिवाइड बाय द बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? बायोअवेलेबिलिटी वो होती है जो कि ड्रग जो सी है वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अनचेंज्ड फॉर्म में चले जाती है, मतलब जितनी हमने दी है उतनी ही ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। अच्छा, बाकी बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है कि एक बच्ची जो है वही बोल रही है, वही बता रही है, वही पार्टिसिपेट कर रही है, बाकी बच्चे जो है वो सुकून से रेस्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। हर बच्चे को इक्वली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं है, आपका भी नुकसान है। तो फिर कल को आप ये कहेंगे कि हमारी पार्टिसिपेशन के मार्क्स नहीं लग रहे, तो फिर गलत बात है, ठीक है? डेफिनेटली आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो ये डैमेज होगा, नुकसान होता है इस तरह, ठीक है? फिर कल को शिकवा गिले की बात नहीं है, कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें क्लास में। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्वेश्चन नहीं है तो अगर टीचर कोई बात पूछता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बच्चा तो बोले। मेंटेनेंस डोज क्या होगी? मेंटेनेंस rate of drug is equal to the rate of elimination at a steady state। मेंटेनेंस रेट ऑफ ड्रग क्या होगी हमारे पास कि हमारे पास ड्रग जो है वो किसके इक्वल होगी? मेंटेनेंस रेट ऑफ एलिमिनेशन के एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? जहां हमारे पास कांस्टेंट स्टेट आ जाएगी, जहां हमारे पास ड्रग की जो एलिमिनेशन है वो और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो रही हो, उसे हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। यानी उसके बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो कंटिन्यूस रह जाए, ठीक है? और एलिमिनेशन में भी हमारे पास उसकी अमाउंट जो है वो कंटिन्यूसली एक जैसी जो है बॉडी से रिमूव होती रहे, उसे हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। अगर हम रेट कांस्टेंट एलिमिनेशन का डिटरमिन करना चाहें, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय द डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द बायोअवेलेबिलिटी। अब ये क्लियरेंस क्या होगी? व्हाट इज क्लियरेंस? सर एलिमिनेशन, जो ड्रग की एलिमिनेशन होती है। ड्रग की एलिमिनेशन होगी कहां से? फ्रॉम द ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी, उसे हम कहेंगे क्लियरेंस, ठीक है? फॉर एग्जांपल लिवर से ड्रग रिमूव हो रही है और उसके अलावा अदर एरिया से रिमूव हो, लंग से रिमूव हो रही है या किडनी से रिमूव हो रही है, इस तमाम रिमूवल ऑफ ड्रग को फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी उसे हम क्लियरेंस कहेंगे। जैसे हमने देखा कि हमें परस्पिरेशन होता है, पसीना आता है, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होता है? ड्रग की रिमूवल होती है बॉडी से, ठीक है? थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट भी रिमूवल होती है, ठीक है? और इसी तरह थ्रू लंग्स जो है वो भी ड्रग की, जैसे कि अल्कोहल है, अगर कोई अल्कोहलिक ड्रग इसने इंटेक किया है तो उसकी जो एक्सक्रीशन है फ्रॉम द लंग्स भी हो सकती है, ठीक है? इन तमाम एरिया से ड्रग की रिमूवल को हम कहते हैं क्लियरेंस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या चीज है? irreversible removal of the parent drug from the body। It's mean elimination means कि हमारे पास ड्रग जो है वो irreversibly बॉडी से मूव कर जाती है, फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से मूव कर जाती है आउटसाइड, इसे हम एलिमिनेशन कह रहे हैं।
Elimination consists of two things. One is drug metabolism or biotransformation, other is the excretion. Elimination हमेशा कंसिस्ट होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर और एक्सक्रीशन के ऊपर। जब तक ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाती। ये कंपल्सरी है कि ड्रग का जो है वो मेटाबॉलिज्म हो, तब ही वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सकती है। अब हम बात करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की। What is drug metabolism? It is a breakdown of drug, change of drug molecule from one form to another form with the help of enzymes. ठीक है, एंजाइम्स की मौजूदगी से, एंजाइम की प्रेजेंस से हमारे पास ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होते हैं और उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जो हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो उसी हालत में नहीं रहती, क्या वो उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके मेटाबोलाइट बन जाते हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू द पेरेंट ड्रग। जो ड्रग एडमिनिस्टर की होती है उसकी उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब एंजाइम कौन से इन्वॉल्व है हमारे पास? जो एंजाइम इन्वॉल्व है डेटा साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम है? साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स है और ये क्या करते हैं, ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं। ड्रग उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसको हम क्या करते हैं, मोर पोलर फॉर्म में बनाते हैं। वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ड्रग जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, मोर पोलर फॉर्म में। ठीक है, और जब ड्रग जो है मोर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो फिर उसकी एलिमिनेशन भी हमारे पास इजी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ड्रग जो है पोलर फॉर्म में होगी, मोर पोलर होगी तो उसकी बॉडी से एक्सक्रीशन भी इजी होगी। जितनी लेस पोलर होगी उतनी बॉडी से एक्सक्रीशन भी कम होगी। जहां तक बच्चे कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? नो सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन होती है एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में। इसको चेंज को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो साइट ऑफ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीवर है, बेसिकली लीवर है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन है उसमें भी मेटाबॉलिज्म ड्रग का होता है। क्यों? कि वहां भी एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है। लिवर में कौन सा एंजाइम है? साइटोक्रोम P450 पाथवे। एक एंजाइम सिस्टम है, उसका नाम हमने रखा हुआ साइटोक्रोम P450 या माइक्रोसोमल P450 पाथवेज। और ये क्या करते हैं, ये मेटाबोलाइज करते हैं इसको, ड्रग को। ठीक है, और एंजाइमेटिक अल्टरेशन होती है ड्रग की स्ट्रक्चर में। जो एंजाइम्स होते हैं ड्रग की स्ट्रक्चर को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। जब ड्रग की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये अल्टरेशन होगी, ये चेंज होगी ये ड्रग। अब हमारे पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मली हमारे पास जो ड्रग ओरल रूट से देते हैं उसमें 80% जो ड्रग है वो इनएक्टिव हो जाती है, उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है जो ओरल रूट से देते हैं। और वो जब मेटाबॉलिज्म से क्रॉस करती है तो उसको एंजाइम जो है उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बना देते हैं। सेकेंडली, जो इनएक्टिव ड्रग जो है वो एक्टिव बन जाती है, उसे हम प्रो ड्रग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई ड्रग ली है तो वो अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो जो उसकी नई फॉर्म बनती है दैट विल बी एक्टिवेटेड फॉर्म। ऐसी ड्रग को हम कहते हैं प्रो ड्रग। ऐसी ड्रग को हम क्या कहते हैं? प्रो ड्रग कहते हैं, जो कि जब हम एडमिनिस्टर करते हैं उस वक्त इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, उसे हम कहते हैं प्रो ड्रग। सर इसकी कोई और एग्जांपल दे दें। इसकी एग्जांपल हो सकती है, हमारे पास ड्रग है फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, वो हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होती है
और जैसे ही वो बॉडी में जाती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, और जिसका फैक्टर जो हमारे पास जो फॉर्म हमने एडमिनिस्टर की उससे ज्यादा होता है। ठीक है, जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही वो मेटाबॉलिज्म उसका हुआ तो जो उसके नए मेटाबॉलाइट्स बने हैं वो क्या होंगे, वो एक्टिव फॉर्म में होंगे। एक ड्रग है रेनिटेक। रेनिटेक जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं, और रेनिटेक जो है वो हमारे पास क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। एस इनहिबिटर होती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कन्वर्टिंग जो एंजाइम है, एस एंजाइम उसको इनहिबिट करती है, और उसको हम यूज करते हैं इसी पर्पस के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। लेकिन जब वो एडमिनिस्टर की जाती है उसकी जो है फॉर्म जो होती है इनएक्टिव फॉर्म होती है, लेकिन जैसे उसका मेटाबॉलिज्म होता है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ओके सर। थर्ड पॉइंट क्या है, सम ड्रग्स डू नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड एट ऑल। कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं। क्यों, ऐसे क्यों होता है, वो बता सकते हैं? सर क्या पूछा आपने? Some drugs do not get metabolized at all. सर क्योंकि उनमें पहले से ही मतलब मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं, उनको मेटाबॉलिज्म की जरूरत ही नहीं होती। नहीं उनको ब्रेकडाउन बच्चे ऐसे। हमारे पास कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी पोलर होती हैं कि वो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो सकती हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या है कि ड्रग की एक तो फॉर्म चेंज की जाए, सेकेंडली उसको मोर पोलर बनाया जाए। तो ड्रग अगर पहले ही पोलर है तो उसे मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है।